हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 के अंदर हम कवर करेंगे GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके बेसिक मैकेनिज्म के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं सेल सिग्नलिंग क्या होता है, सेल सिग्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यानी सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसको मैं 3 वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूं। तो अगर आप लोग सेल सिग्नलिंग के इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना होगा, यानी कोई भी आप लोग पार्ट स्किप ना करके आप लोग डायरेक्ट अगर 4th पार्ट देखेंगे या 3rd पार्ट देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना होगा। आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में, तभी इसके हम मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो GPCR है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर की लार्जेस्ट फैमिली है, जो कि सभी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाई जाती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए मुझे एक से ज़्यादा डायग्राम बनाने पड़े, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। अब ये जो पहला डायग्राम है, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर है और इसमें ये जो रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 टाइम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। राइट, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। दे क्रॉस द लिपिड बायलेयर 7 टाइम्स एंड देयरफॉर कॉल्ड सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ये जो आप लोग देख रहे हैं एन टर्मिनल और ये इसका सी टर्मिनल। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या है? अगर आपने मेरा अमाइनो एसिड का लेक्चर देखा है, जिसमें मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ करके वो एक पेप्टाइड चेन बनाती हैं और कैसे बहुत सारी पेप्टाइड चेन आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया अगर वहां पर जो अमाइनो ग्रुप है अगर वो फ्री है बॉन्डिंग बनाने के लिए तो उसे हम कह देते हैं एन टर्मिनल, और दूसरी तरफ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है बॉन्डिंग बनाने के लिए तो उसे हम बोल देते हैं सी टर्मिनल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, ये जो आप लोगों को रिसेप्टर दिखाई दे रहा है ये भी प्रोटीन का बना होता है। ये भी एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। अगर आप ध्यान से देखें इसके बारे में आप लोग लिख भी सकते हैं, ये एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसका एन टर्मिनल जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर की तरफ फ्री रहता है, और इसका जो सी टर्मिनल होता है वो सेल के इंटीरियर यानी अंदर वाले पार्ट में फ्री रहता है। तो इसी बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि GPCR यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है। नोट डाउन करेंगे, GPCR आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है दैट यूज्ड बाय सेल, जो कि सेल के द्वारा यूज किया जाता है टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, यानी कि बाहर का जो सिग्नल है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है, उसको इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स में हमें कन्वर्ट करना हो तो हम GPCR की मदद लेते हैं, यानी जो सेल होती है वो GPCR रिसेप्टर की मदद लेती है। अब यहाँ पर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, नाम से पता चल रहा है कि ये जो रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है। अब इस रिसेप्टर की स्ट्रक्चर तो आपने देख ली है, ये है इसका एन टर्मिनल। एन टर्मिनल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इसका, और ये है इसका सेल के अंदर सी टर्मिनल इंट्रा सेलुलर डोमेन, यानी बाहर ये डोमेन है और ये अंदर की तरफ डोमेन है। ध्यान रखना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल का अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर है। तो GPCR का जो सी टर्मिनल होता है ये जी प्रोटीन के साथ लिंक रहता है, कपल्ड रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। रिसेप्टर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो जी प्रोटीन होता है इसकी 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। अब इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है ये या तो GTP से बाइंड रहती है या GDP से बाइंड रहती है। इसे जी प्रोटीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि या तो ये GDP से बाइंड रहेगी या ये GTP से बाइंड रहेगी। GDP क्या है? गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट। GTP क्या है? गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इन दोनों में सिर्फ एक फॉस्फेट का अंतर है। अब यहां पर एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट है अगर ये GDP से बाइंड है तो ये जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। राइट, दूसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, जैसे ही ये GTP से बाइंड हो जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, तो यहां पर आप लोगों को स्टूडेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, दीज प्रोटीन आर टर्न ऑन व्हेन बाउंड टू GTP। जब ये GTP से बाउंड होगा तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, लेकिन यदि अल्फा सब यूनिट पर GDP बाउंड है यानी गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट बाउंड है तो इस समय ये जी प्रोटीन इनएक्टिव फेज में है। राइट, तो ये जो इस समय फेज आपको दिखाई दे रही है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये इनएक्टिव फेज में है। ये एक्टिवेट कब होता है?
एक्टिवेट तब होता है जब इसे बाहर से सिग्नल प्राप्त होता है, राइट। अब सिग्नलिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आई होप आपको थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर आप कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा बाहर से सिग्नल आता है तभी ये एक्टिवेट होता है। सो स्टूडेंट, GPCR यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अगर आप बेसिक मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो आपको फोकस करना होगा डायग्राम नंबर 2 पर। डायग्राम नंबर 2 की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कैसे इसमें सिग्नलिंग होता है, कैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को इंट्रा सेलुलर रेस्पॉन्स में कैसे ये कन्वर्ट करता है, कैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, और जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल या लिगेंड आकर के इस रिसेप्टर के एन टर्मिनल एंड पर बाइंड करता है, सी टर्मिनल इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने एक पॉइंट नोट डाउन किया होगा, मैसेज तुरंत एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में पहुंच जाता है और ये काम 1 सेकेंड से भी कम समय में होता है, राइट। अब इसका सी टर्मिनल एक्टिवेट हो गया जो कि पहले से ही कपल्ड है, जो कि पहले से ही अटैच है जी प्रोटीन के साथ। अब यहाँ पर इसकी वजह से जी प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाता है। ये जो सी टर्मिनल एंड है ये किस तरह से काम करता है, ये आफ्टर एक्टिवेशन ये काम करता है गैफ की तरह, राइट। जैसे ही मैसेज यहाँ से यहाँ आता है, अब इसका जो सी टर्मिनल एंड है ये गैफ की तरह काम करता है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसका काम क्या होता है सी टर्मिनल एंड का, या गैफ का क्या काम होता है? गैफ का काम होता है जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करना, ग्वानोजाइन डाइफॉस्फेट को ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना। ग्वानोजाइन डाइफॉस्फेट को ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप आपको अटैच करना होगा जीटीपी पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, राइट। डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही जीटीपी इसकी अल्फा सब यूनिट पर अटैच होती है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है डिसोसिएट हो जाती है। ये बीटा और गामा ये इन दोनों सब यूनिट से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद क्या होता है ये आप लोग इस डायग्राम के अंदर समझेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्फा सब यूनिट पर जैसे ही ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट यानी जीटीपी बाइंड होता है ये एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ बढ़ जाता है। और आगे क्या होता है, आगे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है जो कि है एडिनाइलिल साइक्लेज, एक इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि होता है एडिनाइल साइक्लेज। ये जो एडिनाइलिल साइक्लेज होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही अल्फा सब यूनिट आकर के इस एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम से बाइंड होता है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। नोट डाउन करेंगे, व्हेन अल्फा सब यूनिट बाइंड विद इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलिल साइक्लेज, इफेक्टर मॉलिक्यूल यानी कि जो एडिनाइलिल साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। एडिनाइलिल साइक्लेज का मेन फंक्शन क्या होता है? इस एंजाइम का मेन फंक्शन होता है कि ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पर 3 फॉस्फेट हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कन्वर्ट करता है वो कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे ही एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है तो एटीपी में से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं और एक फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक रिंग बना लेता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे साइक्लिक एएमपी, राइट। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, राइट। आफ्टर एक्टिवेटिंग इफेक्टर मॉलिक्यूल द जीटीपी अगेन कन्वर्ट इनटू जीटीपी ड्यू टू द जीटीपीएज एक्टिविटी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट और भी नोट डाउन करना है, साइक्लिक एएमपी यानी सेकेंडरी मैसेंजर तक मैसेज पहुंचाने के बाद अब ये जो हमारा अल्फा सब यूनिट है जिस पर जीटीपी बाउंड है वो जो है दोबारा से रीएसोसिएट होता है, किसकी मदद से? जीटीपीएज एक्टिविटी की मदद से। जीटीपीएज एक एंजाइम है जो कि दोबारा से जीटीपी को जीडीबी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से जीडीबी में तो ये दोबारा से रीएसोसिएट हो जाएगा और ये फिर से एक नई सिग्नलिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेट मी रिपीट अगेन गाइज। ये जो अल्फा सब यूनिट है इसका रीएसोसिएशन भी होता है, जैसे ही सिग्नलिंग साइक्लिक एएमपी तक पहुंच गया यानी सेकेंडरी मैसेंजर तक पहुंच गया, अब इसका रीएसोसिएट होना जरूरी है और ये जाकर के दोबारा से रीएसोसिएट हो जाता है और तैयार हो जाता है एक नई तरह की सिग्नलिंग के लिए। अब ये जो साइक्लिक एएमपी बना जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है ये एक्टिवेट करेगा किसी तीसरे प्रोटीन को और इसी तरह से एक्टिवेशन प्रोसेस चलता रहता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है वो चलता रहता है, जिसे हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे पार्ट 5 के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे
एक मैसेंजर से जो सिग्नल है वो किसी दूसरे मैसेंजर तक कैसे पहुंचता है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको बिल्कुल हम कंप्लीट करेंगे इस मैकेनिज्म को। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। स्टूडेंट, CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके सिलेबस को समझना और एग्जाम पैटर्न को समझना। इसमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको पता है कि CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ देनी होंगी। तो अगर आप कोई ऐसी बुक चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कुछ ना बता करके वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आपको वो डिस्कस किए जाए तो आप लोग पाथ फाइंडर की बुक खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CSIR नेट लाइफ साइंस को क्वालिफाई करने के लिए। तो यदि आप पाथ फाइंडर की बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।